हेलो एवरीवन। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम और बहुत सारा प्यार। इसी के साथ मैं नीतू ढाका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल पर। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। सो जल्दी से एक बार से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा कैसे हैं आप सभी, सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। हम लोग शुरुआत कर सके आज के सेशन की, एक बहुत ही बेहतरीन सा सेशन जिसमें हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में फीमेल गॉनेट्स को। हमारी जो लास्ट क्लास रही थी, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं? तो हम डिस्कस कर रहे थे गॉनेट्स, और गॉनेट्स में हम मेल गॉनेट्स को कवर कर चुके हैं। अब जो हमें डिस्कस करना है, वी आर गोइंग टू डिस्कस द फीमेल गॉनेट्स। अब हमें पढ़नी है फीमेल गॉनेट्स, यानी कि हमें डिस्कस करनी है ओवरीज, हमें डिस्कस करने हैं अंडाशय, जिसके अंतर्गत हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर कर लेंगे। यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा कवर यहाँ से हो जाएगा। वेरी गुड इवनिंग सुनील यादव जी, वेरी 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 गुड इवनिंग। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। करें भाई सेशन की शुरुआत फटाफट से। तो आइए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं व्हाट आर द फीमेल गॉनेट्स। फीमेल गॉनेट से मतलब क्या है? इस बात से मतलब है कि भाई अगर हम मादा लैंगिक ग्रंथियों की बात करें, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? फीमेल गॉनेट्स, यानी कि अगर बात की जाती है मादा लैंगिक ग्रंथि। अब जो मादा लैंगिक ग्रंथि है, ये किस ग्रंथि को कहा जाता है? विच इज द फीमेल गॉनेट। या फिर अगर हम बात करते हैं, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इसी को हम जानते हैं, आप सीधा कह सकते हो, सेक्सुअल ग्लैंड। ठीक है, मादा लैंगिक ग्रंथि हमने कह ही दिया है, आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, फीमेल सेक्सुअल ग्लैंड। And which is the female sexual gland? It is very important question. Very good evening everyone, very good evening. तो यहाँ पे कौन है? सो भाई these are the ovaries. ओवरीज का मतलब क्या है? ओवरीज का मतलब है अंडाशय। और आपसे पूछ लिया जाता है नंबर ऑफ ओवरीज, महिलाओं के अंतर्गत कितनी ओवरीज पाई जाती हैं, कितने अंडाशय पाए जाती हैं। तो अगर मैं फीमेल्स की बात करूं, तो फीमेल्स के अंतर्गत अंडाशयों की संख्या कितनी होती है? 2 ओवेरीज पाई जाती है ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। इस चीज को ध्यान रखिएगा, 1 ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लोअर एब्डोमेन के दोनों तरफ कितनी ओवेरीज पाई जाती है। तो बच्चे कई बार क्वेश्चन देखते हैं, अंडाशय पूछे 2, सीधा 2 पे मार्क कर देते। तो ध्यान रखिएगा, अगर ईच साइड पूछे तो सरकार ईच साइड में कितनी होंगी? ईच साइड में बेटा सिर्फ और सिर्फ एक ही होगी। ईच साइड में मात्र एक ही होती है। देयर विल बी ओनली एंड ओनली वन ओवेरी इन द ईच साइड। ठीक है, दोनों तरफ की अगर हम बात करते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द साइज ऑफ, अगर हम साइज की बात करें, व्हाट विल बी द साइज ऑफ ओवेरी। ओवेरी का आकार क्या होता है? व्हाट विल बी देयर साइज, आपसे साइज पूछ लिया जाता है। चलो, तो सबसे पहले इसको जानने के लिए कि भाई ओवेरीज का कार्य क्या है, किस तरीके से होती है, हमें पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक बारी देखना होगा। चलो, तो एक बारी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। एक बार पहले चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं क्या ही लिख रही हूँ, लिखना क्या था मुझे और लिख क्या रही हूँ मैं। जाने जहाँ, जाने कहाँ, जिक्र गया रे। चलिए भाई, तो जो हमें डिस्कस करना है, ये डिस्कस करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके सरकार, देखो, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये होता है मादा प्रजनन तंत्र। अगर आप देख पा रहे हो,
तो कुछ इस तरीके से जो आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? चलो, अब अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें आपको कौन-कौन सा पार्ट मेजरली दिखाई देता है, ये आप मुझे बता सकते हैं? चलो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। देखो सरकार, अगर मैं कहूँ यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ मेन पार्ट्स हैं। देखो, सबसे पहले ये जो आप बीच में देख पा रहे हो, दिस इज द यूटेरस। इसको हम जानते हैं यूटेरस के नाम से। इसको कहा जाता है गर्भाशय। इस भाग को हम किस नाम से जानते हैं? यूटेरस, या फिर इसी को हम जानते हैं आपका गर्भाशय के नाम से। ठीक है। अब गर्भाशय से लेकर के ओवरीज तक, अंडाशय तक पतली सी ट्यूब जाती है, एक पतली सी नली जाती है। और ये जो नली है, ये जो ट्यूब है, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है आपका फेलोपियन ट्यूब के नाम से। फेलोपियन ट्यूब, या फिर अगर हम बात करते हैं, इसको हम जानते हैं डिंब वहिका के नाम से। फेलोपियन ट्यूब, या फिर अगर बात की जाती है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं आपका डिंब वहिका के नाम से। या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है कई बार। दिस इज ऑल्सो नॉन एज द ओविडक्ट। डिंब वहिका या फिर ओविडक्ट भी कहा जाता है। और ये जो ओविडक्ट है, ठीक है, ठीक है सरकार, अगर हम ओविडक्ट की बात करते हैं, तो ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये दिस वन, दीज आर द ओवरीज। ओविडक्ट से या फिर फेलोपियन ट्यूब से क्या जुड़ी होती है? तो एक और दो, इन दोनों को हम किस नाम से जानते हैं? ओवेरीज के नाम से जानते हैं। इन दोनों को जानते हैं हम अंडाशय के नाम से। तो फीमेल की बॉडी के अंदर ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ये कहाँ पर पाया जाता है? तो आप देख रहे हो, ये किडनी है। लोअर एब्डोमेन की अगर हम बात करते हैं, दिस इज द लोअर एब्डोमेन ऑफ द फीमेल। तो लोअर एब्डोमेन में आप देख पा रहे होंगे, ये यूरिनरी ब्लैडर है। इसी यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा ये यूटेरस, और दीज आर द ओवरीज। लोअर एब्डोमेन के दोनों साइड एक एक ओवरीज आपको दिखाई देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या जानना होगा? हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जानना होगा, यानी कि मादा प्रजनन तंत्र की अगर हम बात करें, इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर मादा प्रजनन तंत्र। मादा प्रजनन तंत्र के अंतर्गत हमने सबसे पहले क्या देखा? तो इस चीज को समझेंगे, सॉरी, मैं क्या ही बोल रही हूँ, मादा प्रजनन तंत्र। ठीक है। इसमें आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछ लेता है। देखो, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस पूरे के पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट है, एक बार इसको देख लेते हैं। आइए फटाफट से। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट है, एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। ठीक है भाई। चलिए आ जाइए फटाफट। तो देखो, इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, इसमें कौन कौन सा पार्ट आता है, पूरे के पूरे की अगर हम बात करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि सीधा सीधा अगर कहा जाए, मादा प्रजनन तंत्र। मादा प्रजनन तंत्र। तो देखो, जो मादा प्रजनन तंत्र है, इसमें हमने क्या देखा, कुछ इस तरीके से होती है फैलोपियन ट्यूब्स की अगर हम बात करते हैं, ओविडक्ट, समथिंग लाइक दिस। कुछ इस तरीके से होता है। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करें, दैट इज समथिंग लाइक दिस।
समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर क्या है? दीज आर द ओवेरीज, यहाँ से कनेक्टेड होती हैं ओवेरीज। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सबसे पहला मेन पार्ट है वो कौन सा है? इसमें देखना, सबसे पहले इसमें एक तो आता है आपका यूट्रस, दिस वन इज द यूट्रस। ये क्या है जो मैंने नंबर 1 पर लिखा है? दिस इज द यूटेरस। इसको हम जानते हैं गर्भाशय के नाम से। ठीक है भाई। गर्भाशय के बाद कौन सा भाग आता है? गर्भाशय के बाद आती है, अगर मैं कहूं, करीबन करीबन 20 से 21 सेंटीमीटर लंबी फैलोपियन ट्यूब होती है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं भाई हम फैलोपियन ट्यूब के नाम से, या फिर इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है डिम्ब वहिका। तो जो दूसरा भाग है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इसको हम जानते हैं फैलोपियन ट्यूब के नाम से। दिस इज नॉन एज द फैलोपियन ट्यूब। इसको हम जानते हैं डिम्ब वहिका के नाम से, या फिर इसी को एक और नाम दिया जाता है, इसी को आपका ओविडक्ट भी कहा जाता है, और ओविडक्ट, दिस इज ऑल्सो नॉन एज द ओविडक्ट। ठीक है। तो देखो जो डिम्ब वहिका है, इसको फर्दर 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला भाग जहां से ओवरीज जुड़ी हुई है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये जो यहाँ पर उंगली नुमा संरचना है, इसको हम जानते हैं इन्फिंडिबुलर के नाम से। तो सबसे पहला भाग जिसको जाना जाता है इन्फिंडिब्यूलर, इसको कहा जाता है। ये सबसे पहला भाग है। तो फैलोपियन ट्यूब का जो सबसे पहला पार्ट है, इसको हम जानते हैं इन्फिंडिब्यूलर के नाम से। इसको जाना जाता है इन्फिंडिब्यूलर। इसको कहा जाता है आपका इन्फिंडिब्यूलर। इन्फिंडिब्यूलर के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है। दूसरा भाग, इसी में दूसरा पार्ट आप जो देख पा रहे होंगे यहाँ पर थोड़ा सा वाइड है, इस भाग को जाना जाता है एम्पुलरी रीजन के नाम से। इसको हम एम्पुलरी रीजन, या फिर इसको किसका नाम देते हैं? एम्पुलरी भाग का नाम देते हैं। तो दूसरा पार्ट इसके अंदर क्या है? सेकंड पार्ट इज एम्पुलरी। एम्पुलरी रीजन या फिर एम्पुलरी पार्ट हम इसे कहते हैं। ये है आपका एम्पुलरी, एम्पुलरी भाग। और एम्पुलरी के बाद तीसरा भाग जो आपका आता है, ये है आपका थर्ड पार्ट, जो सीधा यूट्रस से जुड़ा हुआ है। तो इस पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं? जो सीधा यूट्रस में खुलता है, इसको जाना जाता है इस्थमस के नाम से। इसको हम इस्थमस जंक्शन कहते हैं, या फिर इस्थमस के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब कितने भागों में बटी हुई है? 3 भागों में बटी हुई है। आपकी इन्फिंडिबुलर, जहां से कौन जुड़ा हुआ है? अंडाशय जुड़ा हुआ है। दूसरा होता है थोड़ा सा आगे जाकर के वाइड भाग, थोड़ा सा चौड़ा होता है, एम्पुलरी। और एम्पुलरी के बाद जो यूट्रस से जुड़ा होता है, इस भाग को हम जानते हैं इस्थमस। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर हम फैलोपियन ट्यूब की बात करें, तो ये बता दीजिए भाई, डिम्ब वहिका की लंबाई कितनी होती है? ठीक है। तो ये कुछ लोगों में 10 से 12 सेंटीमीटर भी हो सकती है, एक्सेप्शनल होता है, बट मुख्यतः ये 20 से 21 सेंटीमीटर के आसपास की होती है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अंडाशय किससे जुड़ा है? इन्फिंडिबुलर से अंडाशय जुड़े होते हैं। इस भाग इस भाग से अंडाशय जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, आपका जो एम्पुलरी रीजन है, इसमें होता है फर्टिलाइजेशन। देखो ओवा यहाँ से निकलता है और कहाँ पर? एम्पुलरी भाग में पहुंचता है, स्पर्म के आने का वेट करता है। अगर स्पर्म पहुंचा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। कहाँ पर होता है? इसी दूसरे भाग में होता है फर्टिलाइजेशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, फर्टिलाइजेशन किस पार्ट के अंतर्गत होता है? यानी कि अगर मैं निषेचन की बात करूं, तो निषेचन किस भाग के अंतर्गत होता है? सो दैट विल बी इनसाइड द एम्पुलरी रीजन।
वो किसके अंदर होता है? एम्पिलरी भाग के अंतर्गत होता है। और isthmus कहाँ है? तो isthmus इज द ओपनिंग इनसाइड द यूट्रस। तो ध्यान में रखिएगा, ये क्या है? ओपनिंग इनसाइड यूट्रस। तो ये फेलोपियन ट्यूब की ओपनिंग है यूट्रस के अंतर्गत। ठीक है, आप सीधा कह सकते हो ऐसे, ओपनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का मुहाना है, फेलोपियन ट्यूब इनसाइड यूट्रस, गर्भाशय के अंतर्गत। ठीक है, इनसाइड यूटेरस, गर्भाशय के अंतर्गत ये डिंब वहिका का मुहाना है। समझे इस बात को? चलो, तो इतना पार्ट आपको समझ आया होगा। तो इसको ऐसे समझिएगा कि भाई डिंब वहिका का गर्भाशय में मुहाना। ठीक है, ये पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? तो भाई फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन के अंतर्गत। बताइए, इतना समझ आया कि नहीं? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, बताइए फटाफट से, क्लियर हुआ इतना? यस और नो? समझ आया कि नहीं? ओके, तो ये था सबसे पहला पार्ट। अब देखो, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, विच इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये बताओ, महिलाओं का मुख्य प्रजनन अंग कौन सा है? तो भाई महिलाओं का जो मुख्य प्रजनन अंग होता है, ये होती है ओवरीज, ये होता है अंडाशय। कभी भी यूट्रस नहीं होता है, ओवरीज होती है, अंडाशय होता है। ठीक है, ये जो ओवरीज है, इनका फंक्शन क्या है, इनका कार्य क्या है? कार्य को जानने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ओवरीज है, ये किस हार्मोन का प्रोडक्शन करती हैं, विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल सेक्सुअल ग्लैंड एंड दीज आर द ओवरीज। तो अब देखो, इससे पहले हमने किसके बारे में जाना? ये पूरा का पूरा हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जान लिया। और इसके बाद हमने कहा विच इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या फिर अगर मैं फीमेल गॉनेड्स की बात करूं, तो फीमेल गॉनेड्स, या फिर मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? तो जो मेन ऑर्गन है, मुख्य अंग कौन सा है यहाँ पर? तो मुख्य अंग है यहाँ पर ओवेरीज, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो हमने देख ही लिया है मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है। सो दैट इज द ओवेरीज। ये है भाई ओवेरीज, या फिर अगर मैं अंडाशय की बात करूं, तो ये जो अंडाशय है, ये किस हार्मोन का सिक्रेशन करती है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द ओवेरीज, हार्मोन कौन सा है भाई? अगर आपसे हार्मोन पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं हार्मोन की बात कर रही हूँ, सो दैट इज द एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन है जिसका श्रवण किया जाता है ओवरीज के द्वारा। हालांकि ओवरीज में और भी दूसरे कई सारे ऑर्गन हैं, बट ये जो एक अंग होता है, यह एक मुख्य अंग है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, और ये क्या करता है, एक हार्मोन का सिक्रेशन करेगा, और कौन से हार्मोन का? ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन यहाँ पर एक मेन हार्मोन होता है। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, अगर इस ईस्ट्रोजन के, बेटा ये लास्ट चैप्टर है। कौन है ये? सैयद, सैयद हसन, हसनैन, सैयद हसनैन, दिस इज द लास्ट चैप्टर बेटा। इस चैप्टर के बाद सिलेबस खत्म है बायोलॉजी का। ठीक है, तो सैयद ये चैप्टर लास्ट है, बस यही चैप्टर आपको पढ़ना है। अगले 1 से 1.5 घंटे के बाद जाकर के सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सिलेबस तो फिनिश हो चुका है तुम्हारा। तुम पढ़ते पढ़ते तो हो नहीं, तुम्हें पढ़ना लिखना है नहीं। एक ही मैसेज को इतनी देर से इग्नोर किए जा रही हूँ, कॉपी पेस्ट किए जा रहे हो। खत्म हो चुका है बायोलॉजी का सिलेबस, ये तो मैं रिवीजन करवा रही हूँ। कभी का खत्म हो चुका सिलेबस।
ये लास्ट चैप्टर है तुम्हारे लिए, इसके बाद खत्म है बायोलॉजी। हार्मोन कौन सा है? दैट इज एस्ट्रोजन। समझे? अब देखो, आपसे पूछा जाए कि ये बता दो इसका कार्य क्या है, इसका फंक्शन क्या है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, कार्य की बात करें, इसका कार्य क्या होता है? मैच्योराइजेशन ऑफ फॉलिकल सेल। इसका कार्य है मैच्योराइजेशन ऑफ फॉलिकल सेल। ठीक है भाई, मैच्योराइजेशन ऑफ फॉलिकल सेल इनटू ओवा, ऐसे कह सकते हो आप, इनटू ओवा या फिर एग। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है फोलिकल कोशिकाओं का, फोलिकल कोशिकाओं, फोलिकल कोशिकाओं को डिंब, देखो ओवा को हिंदी में डिंब कहते हैं और एग को हिंदी में अंड कहते हैं। अंड में परिपक्व करना, ये कार्य किसका होता है? तो ये कार्य होता है ओवेरीज का, अंडाशय का, या फिर एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन का। ठीक है, अब देखो, हमने आपको एक पॉइंट बताया है क्या, को एक चीज आपको बताई थी लास्ट क्लास में कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कल भी डिस्कस किया था हमने, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या फर्क है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत बड़ा फर्क होता है। मेल्स के अंतर्गत स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, जो जन्म से लेकर के थ्रू आउट द लाइफ चलता है, कई बार माँ के गर्भ में भी होता है। ठीक है, जैसे ही टेस्टिस की फॉर्मेशन हो गई अगर बच्चे की, और वो प्रॉपर स्कॉटम सैक में आ गए, तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर भी होगा, इजैकुलेशन होता है बच्चों के अंदर, माँ के गर्भ में भी। ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। महिलाओं के अंदर ऐसा नहीं होता। जब एक बेटी जन्म लेती है तो वो अपने अंडाशय के अंतर्गत करीबन 1000 फोलिकल कोशिकाओं के साथ पैदा होती है। फिर हर महीने एक फोलिकल कोशिका परिपक्व होती है, एग में परिवर्तित होती है, और ये किस प्रोसेस के थ्रू होती है? तो ये जो पूरी की पूरा प्रोसेस होता है, ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया चलती है, ये 28 दिन की एक प्रक्रिया होती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। इस प्रोसेस को या फिर इस प्रक्रिया को हमने एक नाम दिया है। कितने दिन का होता है? 28 दिन का ये कंप्लीट प्रोसेस होता है, 28 डेज का। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से। फिर मेंस्ट्रुएशन भी इसको कहा जाता है, यानी इसको हम जानते हैं मासिक धर्म चक्र के नाम से, मासिक धर्म चक्र। या फिर इसको हम किस नाम से जानते हैं? मासिक धर्म चक्र के अलावा क्या कहा जाता है? इसको हम जानते हैं, सीधा सीधा अगर मैं बात करूं, माहवारी। मासिक धर्म चक्र या फिर माहवारी के नाम से हम इसको जानते हैं। माहवारी हम इसको जानते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट टू लास्ट क्लास में तो हमने थाइमस पढ़ा था कि भाई जो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल है ये कब शुरू होती है? तब थाइमोसिन हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ता है। थाइमोसिन क्या करता है हमारी बॉडी में? ईस्ट्रोजन के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, तब जाकर के क्या होती है? ओवा का फॉर्मेशन शुरू होता है। सबसे पहले ओवेरीज की तरफ बढ़ते हैं कि ओवेरीज है क्या। चलिए ओवेरीज की तरफ आते हैं, कितनी ओवेरीज है और किस तरीके से ओवेरी के अंतर्गत कार्य चलता है। तो सबसे पहले अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं, हमें मासिक धर्म चक्र को देखना है। अब देखो, जो मासिक धर्म चक्र होता है, यह कितने दिन का होता है? तो भाई 28 दिन की ये साइकिल होती है। और आपको पता है एक चीज हमने कहा था कि जिस समय पर कोई भी लड़की अपनी प्यूबर्टी एज में पहुंचती है, प्यूबर्टी यानी कि अपनी बाल्यावस्था को छोड़ करके किशोरावस्था में पहुंचती है, इस समय पर इस बेटी के अंदर क्या होता है? इस बेटी के शरीर के अंतर्गत थाइमस नाम की ग्रंथि एक्टिव होनी शुरू हो जाती है। और ये थाइमस ग्रंथि क्या करती है? ये जो थाइमस नाम की ग्रंथि है, ये थाइमोसिन नाम के हार्मोन का स्रवण शुरू कर देती है।
और ये जो थाइमोसिन नाम का हार्मोन है, ये क्या करता है, ये आगे जाकर के फीमेल्स के अंतर्गत ईस्ट्रोजन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है और ओवा परिपक्व होना शुरू हो जाता है। और इसी प्रक्रिया को, अब ये प्रक्रिया शुरू होती है, तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मेनाक, या फिर इसी को हम जानते हैं रज्जो धर्म के नाम से। ये बात कब की हो रही है? यानी कि 10 से 12 वर्ष की आयु तब जाकर के महिलाओं में मेंस्ट्रुएशनल साइकिल शुरू होती है। धीरे 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 क्या है, जैसे ही एक इंसान 50 से 55 वर्ष की आयु में पहुंचता है, उस समय पर जाते जाते जो थाइमस ग्रंथि है, ये हमारे शरीर से विलुप्त हो जाती है। अगर ये विलुप्त हो जाती है, ऐसे स्थिति में क्या होता है, ऐसे स्थिति में थाइमोसिन का प्रोडक्शन ना के बराबर, ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो फॉलिकल सेल्स का मैच्योराइजेशन नहीं होता। तो जिस समय पर ये थाइमस ग्रंथि विलुप्त हो जाती है 50 से 55 वर्ष की आयु में, ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन रुक जाएगा, तो ऐसे में माहवारी भी रुक जाती है, मासिक धर्म चक्र भी रुक जाता है। तो मासिक धर्म चक्र का रुकना एक बहुत बड़ा रीजन है थाइमस ग्रंथि का विलुप्त होना। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इस स्थिति को हम जानते हैं, तब ये स्टॉप होती है, तब ये रुकती है, इसको मेनोपॉज कहा जाता है, या फिर इस अवस्था को हम जानते हैं रज्जो अनुवृत्ति के नाम से। रज्जो अनुवृत्ति कहा जाता है। रज्जो धर्म या फिर रज्जो अनुवृत्ति के नाम से हम इसको जानते हैं। समझे बात को? चलिए हम बढ़ेंगे आगे। देखो, इस समय पर अभी मेंस्ट्रुएशनल साइकिल चलती कैसे है, मासिक धर्म चक्र चलता कैसे है, इसको ना कुछ फेजेस में बांटा हुआ है, कुछ डेज में बांटा हुआ है। तो ये जो 28 दिन के साइकिल होते हैं, ठीक है, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, एमसी का मतलब है मेंस्ट्रुअल साइकिल, कितने दिन की है? 28 डेज की। तो इसको कुछ स्टेजेस में बांटा हुआ है। पहली स्टेज आती है 0 से 8 दिन, 0 से 8 दिन की पहली स्टेज, ठीक है। इसके बाद 8 से 12 दिन की, ठीक है, 8 से 12 दिन की दूसरी स्टेज, 8 से 12 कह सकते हो, फिर 8 से 14 कह सकते हो आप। 8 से 14 दिन की अगर मैं कहूँ तो दूसरी स्टेज। इसके बाद 14 से लेकर के, ठीक, 8 से 14, इसके बाद 14 से लेकर के अगर मैं कहूँ 18 दिन के बीच की एक दूसरी स्टेज होती है। फिर 8 से 12 मान के चलो, मतलब 0 से 8 हो गई। इसके बाद 8 से लेके 12 से 14 दिन के बीच का समय होता है। फिर अगर मैं कहूँ 14 से 18, तो 14 से 18 के बीच का एक पीक समय होता है, या फिर 14 से 18 से 20 तक ये चलता है, ठीक है। इसके बाद 20 से, अगर हम बात करें 20 से लेकर के, मतलब 14 से 18 से लेकर के ये समय चलता है 20 दिन के बीच का, 20 से 22 दिन का ये समय होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं कहूँ 22 से 24 दिन के बीच का समय, और फिर अगर हम बात करते हैं सीधा सीधा, या फिर 22 से 28 दिन पे आ जाओ, 22 से 24, और 24 के बाद होता है आपका 28 दिन का समय। ये स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज। हर एक स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए, मतलब हर एक इंसान को, स्टूडेंट नहीं कहूंगी मैं, मतलब हर एक इंसान को ये पता होना चाहिए। इसकी जरूरत स्टूडेंट को नहीं है, इसकी जरूरत है हर एक इंसान को, ठीक है। फीमेल्स को, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है ये आपको पता होना चाहिए। मेल्स को इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि भाई आप फीमेल्स के ही इर्द गिर्द रह रहे हो, ठीक है। आपकी माँ, आपकी सिस्टर, ठीक है, आगे जाके आपकी शादी होगी, आपकी फीमेल पार्टनर, आपकी गर्लफ्रेंड, या फिर आपके जो आने वाली वाइफ है, या फिर जिनकी वाइफ है, आपको एटलीस्ट उनके शरीर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलो देखो, सबसे पहले जो 0 से 8 दिन की साइकिल होती है, इसमें क्या होता है? तो जो 0 से 8 दिन की साइकिल है, इस साइकिल में 0 से 8 दिन के समय पर जो ये समय होता है, इस समय क्या होता है, महिलाओं का जो ओवरीज है, देखो इसमें छोटे 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 देख पा रहे हो ये आप, छोटी छोटी सेल्स हैं। तो इनको हम फॉलिकल सेल्स के नाम से जानते हैं। इन कोशिकाओं को जाना जाता है फॉलिकल कोशिका के नाम से। फॉलिकल सेल, या फिर इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है फॉलिकल कोशिका। तो 0 से 8 दिन के समय पर ये जो फॉलिकल कोशिका है,
ये मैच्योर होती हैं, तो इस समय पर क्या चलता है, मैच्योराइजेशन ऑफ फॉलिकल सेल टू द ओवा। तो ये ओवा में कन्वर्ट होती है। तो ये पूरी की पूरी साइकिल इनकी कब तक चलती है, तो 0 से लेकर के 8 दिन की ये साइकिल होती है। जिस दिन मेंस्ट्रुएशनल साइकिल शुरू होती है, उस दिन से लगा कर के अगर हम बात करते हैं अगले 8 दिन तक का जो समय होता है, इसमें क्या कहा जाता है कि जो ओवरीज़ हैं, इसके अंदर नई फॉलिकल कोशिका क्या करती है, हर महीने वो मैच्योर होगी, परिपक्व होगी और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे परिपक्व होते हुए वो एक ओवा में कन्वर्ट हो जाएगी और इसे हम क्या कहते हैं, ओवा कहते हैं। इसे हम एग कहते हैं, जो कि महिलाओं के अंडाशय के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है? तो सबसे पहली जो स्टेज आती है 0 टू 8 डेज की, इसको जाना जाता है फॉलिक्यूलर स्टेज। फॉलिक्यूलर स्टेज। ठीक है, तो ये फॉलिक्यूलर टाइम पीरियड है जिसमें क्या होता है, जिसमें अंड का परिपक्व होना, अंड का परिपक्व होना, यानी कि इसमें चलता है मैच्योराइजेशन, मैच्योराइजेशन ऑफ ओवा। जैसे ही ओवा बना, ओवा बन चुका, ओवा बनने के बाद क्या होता है, ओवा बनने के बाद जो 8वां दिन होता है, 8वां दिन हो सकता है, 9वां दिन हो सकता है, 10वां दिन हो सकता है, 7, 8, 9, 10 के आसपास जो टाइम पीरियड होता है, इसको हम ओव्यूलेशन फेज के नाम से जानते हैं। इस फेज को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। और ओव्यूलेशन में क्या होता है, जो एग था वो बाहर आता है ओवरी से और कहाँ पहुंचता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंचता है। अब दूसरे स्टेज में क्या होता है, ओवरी के अंतर्गत एग बना, एग बनने के बाद ओव्यूलेशन में क्या होगा, ये बाहर निकलेगा और फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाएगा। तो जो दूसरी स्टेज होती है, दूसरी स्टेज 8 से 12 दिन की अगर मैं कहूँ, स्पेशली 8 से 12 दिन या 12 से 14 भी ये हो सकती है। इस स्टेज को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब क्या है, डिंब का, डिंब का ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में आना। तो आप सीधा कह सकते हो डिंब का, डिंब का अंडाशय से, अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब यानी कि डिंब वहिका में आना, डिंब वहिका में आना। ठीक है, डिंब वहिका में आना। ओके, तीसरा हुआ क्या, ये एग रिलीज हुआ, एग रिलीज होने के बाद कहां पर आ गया, एग जो था रिलीज होने के बाद पहुंच गया है कहां पर, ये रिलीज हुआ, रिलीज होने के बाद पहुंच गया फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फैलोपियन ट्यूब का हमने एक अंग देखा था, जिसको हमने क्या कहा था, जिसको हमने कहा था एम्पुलरी रीजन, या फिर यहीं पे मैं बनाती हूँ। ठीक है, चलो यहीं पर आओ। ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन के बाद जो 14 से 18 से 20 दिन का समय होता है, इस समय पर क्या होगा, देखो कुछ इस तरीके सा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, समथिंग लाइक दिस। दैट इज समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। देन देखो, पहले क्या हुआ, 0 से 8 दिन के अंदर, 0 से 8 दिन के अंतर्गत यहाँ पर निर्माण हुआ ओवा का, ओवा की फॉर्मेशन हुई। अब ओवा कहाँ पर पहुंच गया, दूसरा जो 8 से 14 दिन का समय था, ओव्यूलेशन हुआ और ये एग कहाँ पर निकला, ये एम्पुलरी रीजन के अंतर्गत जाकर के वेट करेगा स्पर्म के आने का, है ना, कि घर आजा परदेसी। और अगर परदेसी घर पहुंच गया तो ये काम कर देगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा।
अब जो 14 से 18 दिन का समय होता है, स्पेसिफिकली ये 14 से 18 ये पीक टाइम पीरियड होता है फर्टिलाइजेशन का। यानी कि अगर कोई भी कपल कभी भी बेबी प्लान कर रही है, उनके लिए फर्टिलाइजेशन का जो सबसे बढ़िया समय माना जाता है, वो माना जाता है 14 से 18 दिन के बीच का। यानी कि 14th डे के आसपास उनको इंटरकोर्स करना चाहिए, जिस कारण से वो कंसीव कर पाए। ठीक है। अब इसके बाद आती है आपकी फोर्थ स्टेज। ये कब है? 20 से लेकर के अगर मैं कहूँ 24 दिन के बीच में। देखो, अगर यहाँ पर स्पर्म पहुंचा, अगर एम्पुलरी रीजन तक स्पर्म पहुंच गया और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया, ऐसी स्थिति में यहाँ पर डेवलप हो जाएगा जाइगोट। यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा? यहाँ पर निर्माण हो जाएगा जाइगोट का। अगर नहीं पहुंचा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो जो आपका 20 से 24 दिन का समय है, मान लीजिए तो स्पर्म यहाँ पर नहीं पहुंचा, ऐसी स्थिति में अब ये डिके टाइम पीरियड होता है। इस समय पर क्या होता है, जो ओवा है उसका अपघटन होना शुरू हो जाता है, ओवा का डिके होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही वो डिके होना शुरू होगा, इसके तुरंत बाद अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट स्टेज आती है 24 से 28 दिन के बीच की, इस समय पर क्या होता है देखो। आपको पता है जिस समय पर ये सारा का सारा प्रोसेस चल रहा था ओवेरी के अंदर, फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी रीजन के अंदर, उस समय पर देखो, ये जो ऑर्गन है ना यूट्रस, ये बड़ा प्यारा सा ऑर्गन है। इसको अपना काम पता है। इसका काम क्या है कि अगर जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो इसको एक बेबी को जन्म देना है। इसको पता है कि मुझे पूरे एक बच्चे के शारीरिक विकास, पूरे शरीर का विकास करना है अगले 9 महीने तक। ठीक है। तो ये अपने आप को पहले ही प्रिपेयर कर रहा होता है, सेल्फ प्रिपेयर कर रहा होता है अगले 9 महीने के लिए। तो ये क्या करता है, यहाँ पर पूरे जो यूट्रस के वॉल है, इन वॉल में क्या होता है, जो ब्लड सेल्स है वो आकर के डिपॉजिट होती रहती है। क्योंकि ये जो यूट्रस की दीवार होती है ना, यूट्रस की दीवार को मैट्रियम वॉल कहा जाता है। अब जो अंदर की तरफ की दीवार है, इसको जाना जाता है एंडोमेट्रियम वॉल के नाम से। यानी कि अंतः मातृ दीवार इसको कहा जाता है, एंडोमेट्रियम वॉल कहा जाता है, या फिर आप कह सकते हो अंतः मातृ दीवार के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये जो अंतः मातृ दीवार है, एंडोमेट्रियम वॉल है ना, तो इसके चारों तरफ क्या है, ब्लड सेल्स चिपकी हुई है। अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ऐसी स्थिति में अब तो ये फीमेल बॉडी के अंदर एक वेस्ट है ना, फीमेल बॉडी के अंदर ये वेस्ट है। जिस तरीके से हमारे शरीर के अंदर एक्सक्रीशन होता है, हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद जितना वेस्ट हमारी बॉडी में बना, उस सारे के सारे वेस्ट को हम अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जितना भी यूरिन होता है हमारी बॉडी से, एक्सक्रीटरी वेस्ट है, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। तो वैसे ही फीमेल बॉडी के अंदर ये भी अब एक वेस्ट है। जैसे मेल्स के अंदर अगर स्पर्म स्टोर होने शुरू हो जाए तो वो वेस्ट बन जाएंगे। इसीलिए मेल्स के अंदर क्या होता है, नाइट फॉल होता है, ऑटोमेटिकली जो स्पर्म्स है वो बॉडी से बाहर रिलीज हो जाते हैं। वो बॉडी के अंदर वो जितना भी वेस्ट है उसको स्टोर नहीं करता। बिल्कुल उसी तरीके से फीमेल बॉडी के अंदर क्या होता है कि ये जो वेस्ट है, अब इसका कोई काम नहीं है क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। ऐसे स्थिति में ये यहाँ से आएगा सारा वेस्ट, और ये जो ब्लड सेल्स थी, ये इस वेस्ट के साथ साथ ही बेचारी, ये सारी के सारे ब्लड वेसल्स जो हैं, ये छुटनी शुरू हो जाएंगी। चिपकी हुई थी, अब ये डिटैच होनी शुरू होगी। जब ये डिटैच होती है, बहुत पेन होता है। तो ये अब ब्लड सेल्स फ्लैश ऑफ हो जाएंगी बॉडी से, बॉडी हमारी इसको वजाइना के थ्रू बाहर निकाल देगा। तो फीमेल बॉडी का जितना वेस्ट था वो सारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तो ये जो लास्ट 24 से 28 दिन का समय होता है, इसी को हम पीरियड्स कहते हैं ना हम पीरियड्स। इस टाइम पर क्या होता है, ब्लीडिंग टाइम पीरियड होता है, यानी कि रिमूवल ऑफ द वेस्ट। इसमें क्या होता है, जितना भी वेस्ट था उस सारे वेस्ट को बॉडी से रिमूव कर देते हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है 28 दिन का।
देखो, 1 महीने एक ओवेरी में एग फॉर्मेशन होता है, ओव्यूलेशन होता है। इसी समय पर साइमल्टेनियसली जो दूसरी ओवेरी है, अगर मैं दूसरी ओवेरी की बात करती हूँ, तो ये क्या कर रही है? अपने आप को प्रिपेयर कर रही है। तो अगली बार इस ओवेरी से होगा, नेक्स्ट टाइम इससे, नेक्स्ट 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 अल्टरनेट पर चलता रहता है। एक ओवेरी से ओव्यूलेशन होता है, दूसरा अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है। फिर इससे ओव्यूलेशन होगा, तब तक ये अपने आप को प्रिपेयर कर लेगी। और इस तरीके से प्रोसेस दोनों ओवेरीज में साइमल्टेनियसली चलता है। एक महीने एक ओवेरी से ओव्यूलेशन और अगले महीने दूसरी ओवेरी से ओव्यूलेशन। कई बार गलती से अगर दोनों ओवेरी से ओव्यूलेशन हो गया, तो यहाँ ट्विंस भी हो जाते हैं। ऐसे स्थिति में ट्विंस भी पैदा हो जाते हैं। ऐसी भी स्थिति यहाँ पर हो जाती है। डन? बताइए, समझे इतनी बात को? यस और नो? इज इट क्लियर? सो दिस इज द menstrual साइकिल। ये है मासिक धर्म चक्र, जिसको हम जानते हैं menstrual साइकिल के नाम से। डन? हाँ या ना? सो दिस इज द menstrual। चलिए, किसी को कोई डाउट यहाँ तक, कोई भी परेशानी? तो ये कार्य होता है ओवेरी का, ये कार्य होता है अंडाशय का। देखो, ओवेरी के अंतर्गत, अगर मैं ओवेरी की बात करूं, तो इस ओवेरी के अंतर्गत इस ओव्यूलेशन के लिए, ठीक है, जो ओव्यूलेशन हुआ, यानी कि एग को परिपक्व किया, इसके लिए कई सारी चीजों की जरूरत होती है। तो यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, विच हार्मोन इज रिक्वायर्ड फॉर द मैच्योराइजेशन ऑफ हार्मोन। सॉरी, क्वेश्चन है आपका, विच हार्मोन इज रिक्वायर्ड फॉर मैच्योराइजेशन ऑफ फॉलिकल सेल। यानी फॉलिकल कोशिकाओं को परिपक्व करने के लिए किस हार्मोन की आवश्यकता होती है? ठीक है भाई, फॉलिकल कोशिका को परिपक्व करने के लिए किस हार्मोन की आवश्यकता होती है? बताइए। तो देखो, यहाँ पर कुछ फीमेल हार्मोन्स होते हैं। जैसे सबसे पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन। दूसरा दूसरा हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया गया एफएसएच। ठीक है। तीसरा हार्मोन कौन सा है? एलएच। चौथा कौन सा है? देखो, ये तीन हार्मोन तो मेन है, एस्ट्रोजन, एफएसएच और एलएच। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एस्ट्रोजन, एफएसएच और एलएच। अब देखो, एस्ट्रोजन का श्रवण कौन करता है? तो दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, दिस हार्मोन इज secreted by, estrogen is secreted by ovaries, अंडाशय। ठीक है। दूसरा, एफएसएच को कौन सिक्रेट करता है भाई? एफएसएच को और एलएच दोनों को। एफएसएच को सिक्रेट करती है और एलएच को सिक्रेट करती है भाई पिट्यूटरी ग्लैंड। इन दोनों हार्मोन का श्रवण करती है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन यहां से, ये तो था पहला। दूसरा क्वेश्चन, विच मिनरल इज रिक्वायर्ड? ठीक है, फोलिकल सेल को परिपक्व करने के लिए
किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो ध्यान रखिएगा, कैल्शियम। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, Ca2 पॉजिटिव। और दूसरा कौन सा होता है? अगर कैल्शियम के साथ दूसरा भी दे, आयरन, Fe2 पॉजिटिव। और मेनली कौन सा है? तो मेनली है आपका कैल्शियम। फर्स्ट प्रेफरेंस आप कैल्शियम को देंगे। कैल्शियम ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा ऑप्शन में क्या मिलेगा? सेकंड प्रेफरेंस देंगे आप आयरन को। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा जितनी भी प्रेग्नेंट फीमेल को कैल्शियम और आयरन ही दिया जाता है। तो आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेता है। क्वेश्चन क्या पूछ लेता है? विच वाइटामिन इज रिक्वायर्ड? विच वाइटामिन इज रिक्वायर्ड? किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो भाई ओवरीज के अंतर्गत पाया जाता है विटामिन बी 9। कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है विटामिन बी 9, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं फॉलिक एसिड के नाम से। जिसको हम जानते हैं फॉलिक अम्ल के नाम से। फोलिक एसिड या फिर इसको जाना जाता है आपका फोलिक अम्ल के नाम से। फोलिक एसिड और या फिर फोलिक अम्ल। तो ये 3 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों क्वेश्चन में सिर्फ कितना फर्क है? एक में आपसे पूछा गया है कि भाई फोलिकल सेल को परिपक्व करने के लिए हमें किस हार्मोन की आवश्यकता है? तो ईस्ट्रोजन, एफएसएच और एलएच। एफएसएच और एलएच की फुल फॉर्म क्या है अभी बताएंगे। मिनरल कौन सा चाहिए? कैल्शियम चाहिए। और विटामिन कौन सा चाहिए? बी 9 चाहिए, फॉलिक एसिड। बी 9 विटामिन का साइंटिफिक नेम क्या है? बी 9 विटामिन का साइंटिफिक नेम है फॉलिक एसिड। या फिर किस अम्ल की जरूरत है? फॉलिक अम्ल की जरूरत होती है। आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई ये बता दो कि जो फीमेल्स की ओवरीज है, फीमेल्स की ओवरीज में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इस ओवरीज के अंदर 24/7 यानी कि हर समय पर एक एसिड पाया जाता है, जिसको हम जानते हैं फॉलिक एसिड के नाम से। फॉलिक एसिड या फिर जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम फोलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो नेचुरली फीमेल की अंडाशय के अंतर्गत एक एसिड होता है, जिसको फॉलिक एसिड या फिर फोलिक अम्ल कहा जाता है। और इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इसी को हम जानते हैं विटामिन बी 9 के नाम से। ठीक है भाई, इतना समझे कि नहीं समझे? समझ गए होंगे। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता है कि ओव्यूलेशन हुआ 8वें दिन और ये ओवा रिलीज हुआ और कहाँ चला गया? फैलोपियन ट्यूब के अंदर चला गया। तो ओवेरी के बाहर का तो हमने देख लिया, बाहर का सीन क्या होगा। अब इस ओवेरी के अंदर क्या सीन बचेगा? देखो, ये जो ओवा था, ओव्यूलेशन हुआ, ये ओव्यूलेशन हुआ, ये ओवा बाहर निकल गया, बट ये लिक्विड तो इसी में ओवेरी में ही अंदर रह गया। ये जो लिक्विड होता है, ये जो बचा हुआ रेजिड्यू है यहाँ पर, ये जो बचा हुआ पदार्थ है, इसको हम कॉर्पस ल्यूटम के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है अब कॉर्पस ल्यूटम के नाम से। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉर्पस ल्यूटम जो है, यह किस अंग तंत्र का भाग है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। कॉर्पस ल्यूटम किस अंग तंत्र का भाग है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा? कॉर्पस ल्यूटम इज अ पार्ट ऑफ विच ऑर्गन सिस्टम? ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉर्पस ल्यूटम किस अंग तंत्र का भाग है? किस अंग तंत्र का भाग है? तो कॉर्पस ल्यूटम किस अंग तंत्र का भाग है? तो भाई आपको ऑप्शन में क्या देगा? एक्सोक्राइन सिस्टम, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम
रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर कोई भी एक ऑप्शन में दे दे, ऑल ऑफ दीज। बताइए। बहिश्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, अंतः श्रावी तंत्र, प्रजनन तंत्र, या फिर ये सभी। व्हाट विल बी योर राइट आंसर? बताइए कमेंट सेक्शन में। देन बताएंगे व्हाट विल बी योर राइट आंसर? चलिए, आपको देखने से क्या लग रहा है, कॉर्पस ल्यूटम जो है वो किसका भाग है? देखो ल्यूटम की स्पेलिंग गलत है। कॉर्पस ल्यूटम किस अंग तंत्र का भाग है? तो किसका है, तो ध्यान देखना। आपको देखते ही मन में आएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवरीज में है। हाँ, मुझे उम्मीद थी बच्चे का आंसर आ गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होगा, इट इज अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। ओवरीज आर द पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। ओवरीज अंतःस्रावी तंत्र का भाग है, तो यह एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, ना कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। समझे बात को? तो आपसे पूछा जाए कि भाई कॉर्पस ल्यूटम किसका पार्ट है, सो दिस कॉर्पस ल्यूटम ये ओवेरी के अंदर चल रहा है, अंडाशय के अंदर चल रहा है। और अंडाशय किसका भाग है? अंतःस्रावी तंत्र। अभी हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर कौन सा चल रहा है? एंडोक्राइन सिस्टम चल रहा है, अंतःस्रावी तंत्र चल रहा है। तो कॉर्पस ल्यूटम इज अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है। महिलाओं के अंडाशय के अंदर कौन सा हार्मोन है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा मिनरल है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा विटामिन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। देन सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये थी इस चैप्टर की कहानी, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये जो पार्ट है आपका, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम की अगर मैं बात करती हूँ, तो ये वाला सेक्शन होता है आपका फिनिश। ये जो पार्ट है, ये पार्ट होता है आपका फिनिश। ओके, अब जो हमें पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमें यहाँ से पढ़ना है। मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा खत्म हो चुका है, अब हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना है। एक छोटी सी क्लास होगी ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, जिसको हम देखेंगे। छोटी सी क्लास होगी, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की जाए। ठीक है भाई, चलो। यहाँ पर एक ग्लैंड हमारी बचती है, फीमेल गॉनेट्स हमारे कंप्लीटली फिनिश्ड हुए। यहाँ पर एक ग्लैंड बचती है, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। पुनीता कुमारी पूछ रही है, मैम पीरियड्स के टाइम पेट में पेन क्यों होता है? पुनीता जी देखो, पुनीता देखो, एक चीज बेटा, यहाँ पर पीरियड्स के टाइम पे फीमेल के पेट में दर्द इसलिए होता है, ये ब्लड सेल्स हैं, स्किन से चिपकी हुई हैं, स्किन से चिपकी हुई हैं। होता क्या है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये बेचारा यूट्रस परेशान होता है ना। और ये जो ब्लड सेल से डिटैच होती है यार, ये छूटती है इससे। आपने देखा होगा कहीं चोट लग जाए, खुरन, अगर वो ब्लैक ब्लैक कलर का जो पैच बन जाता है खुरन, उसको हम स्किन से रिमूव करते हैं, पेन होता है ना। तो ये यूट्रस की वॉल है, इससे ब्लड वेसल चिपकी हुई है, ये डिटैच हो रही है, ये इससे हट रही है, दूर जा रही है, तो इसलिए इसमें पेन होता है, क्रम्स आते हैं। इसीलिए यूट्रस के अंतर्गत पेन होता है। वो यूट्रस के अंदर पेन होता है, जो हमें ऐसा फील होता है कि पेट में दर्द हो रहा है। एक्चुअल में वो पेट में दर्द नहीं होता, वो यूट्रस में दर्द होता है, वो गर्भाशय में दर्द होता है।
समझे? चलो, इसके बाद हमारी एक ग्लैंड बची जिसको हमें डिस्कस करना है, दैट विल बी पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हमें डिस्कस करनी है पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि, आठवीं ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इसी को हम जानते हैं सरकार पीयूष ग्रंथि के नाम से। अब ये जो पीयूष ग्रंथि है कहाँ पर पाई जाती है? हमारे ब्रेन में होती है। लोकेशन क्या है इसकी? अगर आपसे लोकेशन पूछी जाए तो लोकेशन है, इट इज लोकेटेड इनसाइड द ब्रेन। सरकार ये पाई जाती है हमारे मस्तिष्क के अंतर्गत, ये पाई जाती है हमारे ब्रेन के अंतर्गत। गॉट इट? देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं। दिस इज बेसिकली नोन एज द मास्टर ग्लैंड। इसको एक नाम दिया जाता है। इस ग्रंथि को हम जानते हैं मास्टर ग्रंथि के नाम से। दिस इज नॉन एज द मास्टर ग्लैंड। इसको हम जानते हैं मास्टर ग्रंथि के नाम से। अगर इस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, इस ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, तो यहां से ना मेरी एक बात को समझिएगा, क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ड्यू टू, तो इसके पीछे का कारण क्या है, तो क्यों कहा जाता है, तो भाई इसके पीछे का कारण है इट कंट्रोल्स इट कंट्रोल्स ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, ऑल द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स आप कह सकते हो, ऑल द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यह है दूसरी सभी, यह है दूसरी सभी, यह है दूसरी सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। ठीक है, दूसरी सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। ठीक है, चलो अब देखो कौन कौन से हॉर्मोन्स का ये सिक्रेशन करती है। तो बहुत सारे हॉर्मोन्स को ये सिक्रेशन करती है, बट हमें हर एक हॉर्मोन को नहीं पढ़ना। ठीक है, सबसे पहला, अगर हम हॉर्मोन्स की बात करें तो ये जो ग्लैंड है ये हमारे शरीर के अंतर्गत किस किस हॉर्मोन का श्रवण करती है, एक बारी हमें ये देखना है। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, इट सिक्रेट जीएच हार्मोन। और जीएच हार्मोन हम किसे कहते हैं? जीएच हार्मोन। अब जीएच हार्मोन का मतलब क्या है? जीएच हार्मोन या फिर इसी को हम जानते हैं ग्रोथ हार्मोन के नाम से। तो ये हमारे शरीर की ओवरऑल ग्रोथ को कंट्रोल करता है। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य शारीरिक वृद्धि को नियंत्रित करना। ओवरऑल कंट्रोल्स इट कंट्रोल्स ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी। शारीरिक विकास को नियंत्रित करना। शारीरिक विकास को नियंत्रित करना। ठीक है, सेकंड हार्मोन एमएसएच। एमएसएच फुल फॉर्म मेलानिन स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? हमारी स्किन के अंतर्गत, अच्छा सॉरी,
मेलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब क्या है? आपको याद होगा पीनियल ग्लैंड ने मेलेटोनिन नाम के हार्मोन को सिक्रेट किया था। तो ये किसको? तो ये कंट्रोल करती है पीनियल ग्लैंड, एमएसएच। और पीनियल ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया गया मेलेटोनिन हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है। मेलेटोनिन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है एमएसएच। का काम क्या है? एमएसएच का काम है टू स्टिमुलेट मेलेटोनिन। तो मेलेटोनिन को उत्तेजित करने का कार्य करता है। किसको उत्तेजित करता है? एमएसएच मेलेटोनिन को उत्तेजित करता है। ठीक है, ताकि ये मेलेटोनिन क्या कर सके? हमारी नींद को नियंत्रित कर सके, हमारी जैविक चक्र को नियंत्रित कर सके। इन सभी क्रियाओं को ये कंट्रोल करने का कार्य करेगी। ठीक है। थर्ड, इसके अलावा ये एक और हार्मोन को सिक्रेट करती है, दैट इज टीएसएच। एंड व्हाट वाज द फुल फॉर्म ऑफ टीएसएच? तो टीएसएच की फुल फॉर्म होती है थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। अगर मैं थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन की बात करूं, यानी कि थायराइड को उत्तेजित करने वाला हार्मोन, थायराइड, थायराइड को उत्तेजित, थायराइड को उत्तेजित करने वाला हार्मोन, उत्तेजित करने वाला हार्मोन। ठीक है। थायराइड, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि किस ग्लैंड को कंट्रोल करेगा? थायराइड। चौथा, फोर्थ हार्मोन टीएसएच के बाद, ठीक है, एक होता है एडीएच, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक, एसीटीएच। ठीक है, एसीटीएच, एसीटीएच उसकी फुल फॉर्म क्या है? एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या करता है? एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स एड्रिनल ग्लैंड, इट कंट्रोल्स एड्रिनल ग्लैंड। ये क्या करता है? हमारे शरीर के अंतर्गत पाई जाने वाली जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है, अधिवृक्क ग्रंथि को नियंत्रित करता है। और ये कौन से ग्लैंड को नियंत्रित कर रहा होगा? थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। समझे? चलो, अब एसीटीएच के बाद नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ हार्मोन पर, के एडीएच। एडीएच है, इट इज एंटी डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक। ये हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी पढ़ा है, याद होगा आपको। एसीटीएच का काम है कौन? किडनी के अंतर्गत वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, मूत्र का निर्माण। सीधा मैं कह सकती हूँ यूरिन फॉर्मेशन, यानी कि मूत्र का निर्माण, यूरिन फॉर्मेशन या फिर मूत्र का निर्माण। अब ये कार्य किसका है सरकार? ये कार्य है एडीएच का। इज इट ओके? कुछ गर्ल्स में होता है, कुछ में नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है पुनीता, ऑलमोस्ट सभी को होता है, इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है। कुछ लोग ज्यादा बियर कर सकते हैं, कुछ लोग बियर नहीं कर सकते हैं, कुछ में डिटैचमेंट ज्यादा हो सकती है, कुछ में कम हो सकती है। तो इसलिए ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ये वेरी करता है। वेरी करने के बहुत सारे दूसरे रीजंस हैं। ठीक है, चलिए। राजेश जी ने कह रहे हैं फर्स्ट टाइम आई ज्वाइन योर लाइव क्लासेस। राजेश जी, आपको समझ आ रही हैं चीजें या नहीं? बताइएगा। डन।
तो एडीएच यानी कि एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन, इज इट? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सिक्स्थ हार्मोन, डोपामाइन। डोपामाइन, डोपामाइन का कार्य क्या है? इट कंट्रोल्स our blood pressure, our blood, रक्तदाब को नियंत्रित करना। रक्तदाब को नियंत्रित करना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इट कंट्रोल्स our हार्ट बीट, दिल की धड़कन को कंट्रोल करना। दिल की धड़कन, दिल की धड़कन को नियंत्रित करना। या फिर इट ऑल्सो कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, इट ऑल्सो कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर, यानी कि शारीरिक तापमान को निश्चित या फिर कंट्रोल करना। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस शारीरिक तापमान को नियंत्रित करना। और कितना है भाई? 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि फ़ारेनहाइट पे आ जाओ तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन पे आ जाओ तो 310 केल्विन टेम्परेचर को मेंटेन करना, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट होता है ये, आपको पता है डोपामिन? एंटी डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट हार्मोन डिप्रेशन को दूर भगाता है, एंटी डिप्रेसेंट हार्मोन, ठीक है। इसके अलावा देखो ये कुछ स्पेसिफिक फीमेल हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी के अंतर्गत कुछ स्पेसिफिक फीमेल हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। अब कौन कौन से फीमेल हार्मोन्स हैं जो केवल फीमेल्स के अंदर होंगे, मेल्स में नहीं होंगे? सबसे पहला अगर हम बात करते हैं फीमेल्स के अंतर्गत कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, अमित आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? फीमेल्स हार्मोन्स। तो सबसे पहले अगर मैं हार्मोन की बात करती हूँ, देखो एफएसएच, एफएसएच की फुल फॉर्म फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, जिसका काम क्या है? ओवेरियस के अंदर फॉलिकल सेल्स को मैच्योर करें। दूसरा एल एच, एल एच, एल एच को हम जानते हैं ल्यूटेनाइजिंग, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। इन दोनों का ही कार्य क्या है? फोलिकल कोशिकाओं को परिपक्व करना, ठीक है। सीधा सीधा आप कह सकते हो मैच्योराइजेशन ऑफ फॉलिकल सेल्स, फोलिकल कोशिकाओं को परिपक्व करना, फोलिकल कोशिकाओं को परिपक्व करना, ठीक है भाई। अमित कह रहे क्लास नोट्स क्यों नहीं देते? अमित
अपने हाथ से लिख के पढ़ा रही हूँ, तो आप क्लास नोट्स क्यों नहीं बनाते? अमित, क्लास नोट्स क्यों नहीं बनाते हो? ये बताइए। पागल कोई हूँ मैं, हाथ से लिख-लिख के पढ़ाती हूँ। हर एक टीचर की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, अब मुझे समझाना है आप लोगों को। मुझे 2 मिनट नहीं लगते, मेरे पास सारी पीपीटी सब कुछ रेडी है। मैं लिख के किताबों की तरह जैसे लिखा होता है ना, सब कुछ यहाँ लिखा हो, मैं ऐसे अंडरलाइन करती चली जाऊँ किताबों की तरह जैसे रटना होता है। ठीक है? समझे? तो मैं सीधा-सीधा आपको रटवाती हुई चलूँ ना? क्या ज़रूरत है फिर मुझे लिखने की, लिख के पढ़ाने की? क्यों मैं इतनी अपनी एनर्जी वेस्ट करती हूँ? क्यों मैं अपने इतना टाइम वेस्ट करती हूँ? मैं भी यहाँ पे 2-2 क्लास में चैप्टर खत्म कर दूँ ना, एक चैप्टर को मुझे 2 क्लास भी नहीं लगेंगी खत्म करने में। अगर मैं अपने हाथ से लिख के पढ़ा रही हूँ, तो आपको किस लिए पढ़ा रही हूँ? ताकि आप नोट्स बनाओ ना, क्लास में बनाओ। सेल्फ रिटन नोट्स बनाओ, हैंड रिटन नोट्स बनाओ। चलिए, तीसरा, यहाँ से ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। देखो आपको पता है ऑक्सीटोसिन को ना लव हार्मोन भी कहा जाता है। लव हार्मोन ना, स्नेह का हार्मोन है। अब ये लव किसके बीच का है? तो ये कपल के बीच का नहीं है। ये जो हार्मोन है, ये है माँ और बच्चे के बीच का। ये जो प्यार है, ये माँ और बच्चे के बीच का प्यार है। ठीक है? तो अब देखो, सबसे पहले जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये क्या करता है, माँ के समय पर, माँ के शरीर में होने वाला डिलीवरी के समय पर, तब वो बच्चे को जन्म देती है, जन्म के समय पर होने वाला जो डिलीवरी पेन होता है, उसको रिड्यूस करने का कार्य करता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इट रिड्यूसेस डिलीवरी पेन, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रसव पीड़ा, पार्चुरेशन पेन, या फिर इसको कहा जाता है लेबर पेन। इट रिड्यूसेस लेबर पेन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। पार्चुरेशन साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं हम डिलीवरी को, यानी कि बच्चे के जन्म के समय या फिर थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। आपको पता है जैसे जैसे बच्चे के शरीर का आकार बढ़ता है, वैसे वैसे माँ के यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, यूट्रस की दीवारें बढ़ती चली जाती है। यूं था, दीवारें बढ़ती चली जाएगी। मसल्स में स्ट्रेच होगा कि नहीं होगा? होगा। पेन होगा कि नहीं होगा? बॉडी के बेबी के मूवमेंट से पेन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होता है। तो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी माँ के शरीर में यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन के कारण, यूट्रस के दीवारों में संकुचन के कारण, खिंचाव के कारण, स्ट्रेन के कारण जो होने वाला दर्द है, उसको कम करने का कार्य करता है। और सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? जिस समय पर बच्चे का जन्म होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है? एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के जन्म के समय पर ऐसा होता है। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। चलिए, समझे बात को? इसका कार्य क्या है? रिड्यूसेस लेबर पेन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, या फिर अगर हम डिलीवरी के समय पर बात करें। ठीक है? अब देखो, दूसरा अगर मैं कहूं, तो मैंने क्या कहा है, पहले इस पॉइंट को हिंदी में लिखा देना। आ जाओ। प्रसव पीड़ा को कम करना। जिस समय पर बच्चे का जन्म होता है, उस समय पर जो होने वाला लेबर पेन होता है, कितने डेल का होता है? तो भाई एक्चुअल में जो लेबर पेन है ना, ये 45 डेल का होता है, 45 डेल। मतलब एक हड्डी टूटे तो 10 से 12 डेल का पेन होता है। ठीक है? डेल इज द यूनिट टू मेजर द पेन। दर्द को मापने की इकाई है डेल, DEL। तो 45 डेल का दर्द होता है एक हड्डी के टूटने पे, 10 से 12 डेल। मतलब ये मान लो 3-4 हड्डी आपकी एक साथ तोड़ दी जाए, इतना दर्द होता है जिस समय पर माँ एक बच्चे को जन्म देते हैं। इसीलिए माँ को हमेशा से योद्धा कहा गया है। ठीक है? अपनी जान जोखिम में रख के एक बच्चे को जन्म देती है।
45 डेल के पेन को रिड्यूस करने के लिए क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन नेचुरल होता है। और कई बार बहुत एक्सेस पेन होता है, तो ऐसे कंडीशन में हॉस्पिटल्स में डॉक्टर क्या करते हैं, लेबर के समय पर ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन को माँ के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, समझे बात को? डन। चलो, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के। अच्छा, पहले मैं कमेंट्स पढ़ लेती हूँ टू बूस्ट माई सेल्फ, खुद को बूस्ट करने के लिए। कितने प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं ना आप लोगों के। चलिए, मैम, एक स्टूडेंट कह रहे हैं, राजेश जी, इतना डिटेल में आज पढ़ा है, लव यू नीतू मैम, थैंक यू सो मच। पीएसआई राजेश जी, थैंक यू सो मच। अमित कह रहे, मैम आपको पढ़ाया हुआ हमें समझ आता है। अरे वाह, थैंक यू सो मच अमित जी। थैंक यू मैम, योर टीचिंग स्टाइल इज बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डन। बताइए, उतनी बात समझ आई? ऑक्सीटोसिन। अब देखो, ऑक्सीटोसिन के अलावा चौथा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन को हम किस नाम से जानते हैं? दिस इज द प्रेगनेंसी हार्मोन। ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का कार्य करता है। इट इज नॉन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। इसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जानते हैं। ठीक है। गर्भाव गर्भ गर्भधारक हार्मोन। गर्भ हार्मोन, प्रेगनेंसी हार्मोन। ठीक है। प्रेगनेंसी, सॉरी, आफ्टर द प्रेगनेंसी नहीं, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। जैसे देखो, नॉर्मल अगर फीमेल्स के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ये है, तो जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, वैसे ही जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, तुरंत प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ये हो जाएगा। और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। और आफ्टर द डिलीवरी वापस से इसका लेवल यही आ जाएगा, वापस से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा। समझे? दिस इज द प्रेगनेंसी हार्मोन, इट मेंटेन्स द प्रेगनेंसी। पांचवा हार्मोन, दैट इज लैक्टोजन। और लैक्टोजन को तो हम दूसरी क्लास में पढ़ लिए थे, तब हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को पढ़ा था। लैक्टोजन हार्मोन, इसका कार्य क्या है? लैक्टोजन, इट एक्टिवेट्स द मैमरी ग्लैंड्स। इसका कार्य क्या है? स्तन ग्रंथियों को एक्टिव करना। ठीक है, तो आप सीधा कह सकते हो, इट एक्टिवेट्स मैमरी ग्लैंड्स। इट एक्टिवेट्स मैमरी ग्लैंड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हार्मोन एक्टिव भी होता है बच्चे के जन्म के पश्चात, से पहले एक्टिव नहीं होता मां के शरीर में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बच्चे के जन्म के पश्चात, बच्चे के जन्म के पश्चात मां के शरीर में दूध के निर्माण के लिए, दूध के निर्माण के लिए स्तन ग्रंथि को सक्रिय करना, ये कार्य होता है किसका? तो ये कार्य है आपके हार्मोन का। और किस हार्मोन की बात कर रहे हैं? लैक्टोजन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो कितने, 10 से 11 हार्मोन आपने पढ़ लिए हैं। 5 फीमेल हार्मोन और 6 इससे पहले पढ़े थे, जो मेल फीमेल दोनों में पाए जाते हैं।
तो ये 11 हार्मोन आपको याद रखने हैं, पिट्यूटरी जिन हार्मोन्स को सिक्रेट करती है। ठीक है? पिट्यूटरी के अलावा ब्रेन में हमने क्या देखा था? हाइपोथैलेमस। ठीक है? इसके बाद हमने क्या देखा था? इसके बाद हमने देखा था सरकार हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट 9th ग्लैंड है जिसको हम जानते हैं हाइपोथैलेमस के नाम से। और हाइपोथैलेमस को हमने किसका नाम दिया था? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। अब सरकार जो हाइपोथैलेमस है, आपको याद है इस ग्लैंड को हम किस नाम से जानते हैं? So this is known as the सुपरमास्टर ग्लैंड। इस ग्रंथि को हम किस नाम से जानते हैं? सुपर मास्टर ग्लैंड। यानी कि देखो, पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहा था, इसको सुपर मास्टर क्यों? पिट्यूटरी सभी एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल कर रही थी, तो मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी को भी फर्दर एक और ग्लैंड कंट्रोल कर रही है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, तो इसको जाना जाता है सुपर मास्टर ग्लैंड के नाम से। यानी कि इसको हम जानते हैं सुपर मास्टर ग्रंथि। ये मास्टर की भी, मतलब ये मास्टर ग्रंथि की भी मास्टर है, यानी कि सुपर मास्टर। इस ग्रंथि का कार्य क्या है? इसका कार्य सिर्फ इतना है कि ये क्या करते हैं? इट कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है? इट कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड। यह पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है। यह पीयूष ग्रंथि, यह पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है। ठीक है? अब देखो, यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसी लैंग्वेज में, सेम लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको बताते हैं। ठीक है? क्या? सुनिए, इट recreates, it recreates all the hormones secreted by pituitary gland। ठीक है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाने वाले, पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित स्रावित किए जाने वाले हार्मोन का पुनः श्रवण, या फिर आप कह सकते हो कि पुनः एक तरीके से उनको कंट्रोल करने का कार्य करती है। ठीक है? पुनः सृजन आप कह सकते हो, पुनः सृजन। ठीक है? पुनः सृजन ये करता है। ठीक है? देन एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीटली फिनिश्ड। हाइपोथैलेमस ही वो पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं, जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स अवर ब्लड प्रेशर। ठीक है? इट ऑल्सो कंट्रोल्स अवर हार्ट बीट। ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट में 3 हार्मोन जाने जाते हैं। सबसे पहले एड्रेनालिन, दूसरा कौन है? हाइपोथैलेमस। 4 हार्मोन बता रही हूँ। सबसे पहले थायरोक्सिन था, एड्रेनालिन था, एड्रेनालिन के बाद कौन सी थी? इसके बाद डोपामाइन था, डोपामाइन के बाद चौथा हार्मोन आ गया हाइपोथैलेमस। मतलब चौथा पार्ट हाइपोथैलेमस, हार्ट बीट, और तीसरा है बॉडी टेम्परेचर। तो ये क्या करता है? हमारे शारीरिक तापमान को नियंत्रित, शारीरिक तापमान, क्वेश्चन की सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। हार्ट बीट, हृदय की धड़कन, ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब। ये तीनों काम 4 हार्मोन करते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले हमने पढ़ा था थायरॉक्सिन, रिवाइज करा रही हूँ। दूसरा हार्मोन कौन सा पढ़ा था? एड्रीनलिन।
एड्रेनालिन के बाद तीसरा कौन-सा हार्मोन है? डोपामाइन। ये 3 हार्मोन है। ठीक है, अगर हार्मोन पूछे तो ये 3 हार्मोन है। और ग्रंथि 4 हो जाएँगी, चौथी ग्रंथि कौन-सी है? हाइपोथैलेमस। ग्रंथि 4 हो जाएँगी, हार्मोन 3 है। ठीक है? दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर बी एंड। इस चैप्टर की होती है कंप्लीटली कहानी खत्म। सो दिस इज द बी एंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल चैप्टर। बहुत प्यारा सा चैप्टर है, क्योंकि आप अपने शरीर के बारे में जान पाते हैं कि किस तरीके के प्रोसेस आपकी बॉडी में चल रहे हैं। अब आज 7:30 बजे एक और क्लास होगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और आज रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा खत्म हो जाएगा। तो 7:30 बजे वाली जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। किसी को कोई डाउट तो आप मुझे बता सकते हैं अभी के लिए। किसी को भी अगर कोई भी डाउट हो। बीएससी के लिए बिल्कुल चैप्टर्स आपके बीएससी के उठाओ, बिल्कुल बिल्कुल हेल्पफुल होगा। सीधे वही है, बेस वही है। चलिए भाई, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ये चैप्टर हुआ आपका कंप्लीटली फिनिश्ड। चलिए, थैंक यू सो मच बुद्ध सागर प्रजापति जी, थैंक यू सो मच।